नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल बुक ट्यूबर विशाल पर। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के 9वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, जो है लोगों के बारे में अच्छा सोचें। इस अध्याय में श्वार्ट्ज जी हमें बताते हैं कि हमें लोगों के बारे में सकारात्मक और उत्साही रूप से सोचना चाहिए। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। छापा 9, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। सफलता हासिल करने का यह एक मूलभूत नियम है। हम इसे अपने दिमाग में बिठा लें और इसे हमेशा याद रखें। ये नियम है, सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है। इसे इस तरीके से देखें, किसी अफसर को अपने आदेशों के पालन के लिए कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर वे उसके आदेश नहीं मानेंगे, तो कंपनी का प्रेसिडेंट उस अफसर को नौकरी से निकाल देगा, जबकि कर्मचारियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सेल्समैन को अपना सामान बेचने के लिए ग्राहकों पर निर्भर होना पड़ता है। अगर ग्राहक उसका सामान न खरीदे, तो सेल्समैन असफल हो जाएगा। इसी तरह कॉलेज का डीन भी अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में सहयोग के लिए अपने प्रोफेसरों पर निर्भर होता है। एक राजनेता अपने चुनाव के लिए मतदाताओं पर निर्भर होता है। एक लेखक अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए पाठकों पर निर्भर होता है। कोई चेन स्टोर मालिक सिर्फ इसलिए चेन स्टोर मालिक बना क्योंकि कर्मचारियों ने उसे लीडर माना और ग्राहकों ने उसकी व्यावसायिक योजना को पसंद किया। इतिहास में ऐसे भी समय रहे हैं जब किसी व्यक्ति ने केवल अपनी ताकत के दम पर सत्ता हासिल की है। उस दौर में या तो व्यक्ति लीडर के साथ सहयोग करता था, या फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। परंतु ये जान लें कि आजकल या तो कोई व्यक्ति आपको इच्छा से सहयोग देगा, या फिर वह आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं देगा। अब आप ये पूछ सकते हैं, चलिए यह मान लिया कि मैं जो सफलता चाहता हूँ, उसे हासिल करने के लिए मुझे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, परंतु मैं किस तरह इन लोगों को प्रेरित करूँ कि वे मुझे सहयोग दें और मुझे लीडर माने? इसका जवाब एक छोटे से वाक्य में दिया जा सकता है, लोगों के बारे में अच्छा सोचें। जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वे आपको पसंद करेंगे और आपको सहयोग भी देंगे। यह अध्याय बताता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। दिन में हजारों बार इस तरह का दृश्य घटित होता है। किसी कमेटी या समूह की बैठक चल रही है। इसका लक्ष्य है किसी प्रमोशन, नई नौकरी, क्लब की सदस्यता, सम्मान के लिए नामों पर विचार, जैसे कंपनी के नए प्रेसिडेंट, नए सुपरवाइजर, नए सेल्स मैनेजर के लिए। समूह के सामने एक नाम रखा जाता है। चेयरमैन पूछता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बाद वहां बैठे सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कई नामों के बारे में ये राय सकारात्मक होती है, जैसे वह बढ़िया व्यक्ति है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसका तकनीकी ज्ञान भी अच्छा है। मिस्टर एफ, वह मिलनसार है, खुशमिजाज व्यक्ति, मुझे यकीन है कि यह व्यक्ति हमारे ऑफिस में ठीक तरह से फिट हो जाएगा। कई नामों पर विचार करते समय हम नकारात्मक वक्तव्य सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरह खोजबीन करनी चाहिए। उसकी लोगों से पटरी नहीं बैठ पाती। मैं जानता हूं कि उसका शैक्षणिक और तकनीकी ज्ञान अच्छा है, मुझे उसकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु फिर भी मुझे इस बात की चिंता होती है कि वह हमारी कंपनी में किस तरह फिट होगा। लोग न तो उसे पसंद करते हैं, न ही उसकी इज्जत करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 10 में से 9 बार पसंद किए जाने की बात सबसे पहले कही जाती है, और ज्यादातर मामलों में पसंद किए जाने के तत्व को तकनीकी योग्यता से ज्यादा महत्व दिया जाता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के चयन में भी यही सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरे खुद के एकेडमिक अनुभव से मैं जानता हूं कि नए फैकल्टी मेंबर के लिए नामों पर किस तरह विचार किया जाता है। जब भी नाम आता था, समूह उस पर इस तरह विचार करता था, क्या वह फिट हो पाएगा? क्या छात्र उसे पसंद करेंगे? क्या वह स्टाफ के दूसरे लोगों को साथ लेकर चल सकेगा? गलत, अनएकेडमिक। नहीं, अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता हो, तो वह अपने छात्रों को प्रभावी ढंग से नहीं पढ़ा सकता। इस बात को ठीक से समझ लें। किसी आदमी को ऊपर की तरफ खींचा नहीं जाता है, इसके बजाय उसे बस सहारा दिया जाता है।
आज के दौर में किसी के पास इतनी फुर्सत या इतना धीरज नहीं है कि वह किसी दूसरे को नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर खींचे। किसी व्यक्ति को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वह बाकी सभी लोगों से ऊंचा नजर आता है। हमें ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सहारा तब दिया जाता है जब लोगों को ये लगता है कि वे हमें पसंद करते हैं। आप जब भी एक दोस्त बनाते हैं, वह आपको 1 इंच ऊपर पहुंचा देता है। और चूंकि आप पसंद किए जाते हैं, इसलिए ऊपर उठाते समय सामने वाले को वजन भी नहीं लगाता। सफल लोगों के पास लोकप्रिय बनने की योजना होती है। क्या आपके पास है? जो लोग चोटी पर पहुंचते हैं वे इस बारे में ज्यादा नहीं बताते कि लोगों के बारे में अच्छा सोचने की उनकी तकनीकें क्या हैं। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत से महान लोगों के पास लोगों को प्रभावित करने की एक स्पष्ट, निर्धारित, यहाँ तक कि लिखित योजना भी होती है। राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन का उदाहरण लें। प्रेसिडेंट बनने के बहुत पहले लिंडन जॉनसन ने सफलता का अपना 10 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था। इतिहास गवाह है कि वे इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारते थे और ये सूत्र हैं। 1. नाम याद रखने की आदत डालें। अगर आप ऐसा नहीं करते, तो सामने वाले को ये लग सकता है कि आपकी उनमें रुचि नहीं है। 2. एक ऐसे आरामदेह व्यक्ति बने जिससे आपके साथ होने पर कोई तनाव में न रहे। मजाकिया, अनुभवी टाइप के व्यक्ति बने। 3. अपने दिमाग को ठंडा रखने की आदत डालें ताकि कठिन परिस्थितियां आपको उत्तेजित या परेशान न करें। 4. बड़बोले न बने। सामने वाले को यह एहसास न होने दें कि आप खुद को सर्वज्ञानी समझते हैं। 5. दिलचस्प बनने की आदत डालें ताकि लोग आपके आसपास रहना चाहें। 6. अपने व्यक्तित्व से चुभने वाले तत्वों को बाहर निकाल फेंकें। 7. सच्ची धार्मिक भावना से हर गलतफहमी दूर करने की पूरी कोशिश करें। अपनी शिकायतों को नाली में बहा दें। 8. लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें और कुछ समय बाद आप सचमुच उन्हें पसंद करने लगेंगे। 9. किसी की उपलब्धियों या सफलता पर बधाई देने का कोई मौका न गंवाएं, न ही दुख या निराशा में संवेदना जताने का अवसर खोएं। 10. लोगों को आध्यात्मिक शक्ति दें और वे आपको पसंद करने लगेंगे। इन 10 आसान परंतु बेहद प्रभावी लोगों को पसंद करने के नियमों की वजह से प्रेसिडेंट जॉनसन को उनके मतदाताओं ने, संसद ने पसंद किया। इन 10 नियमों को जीवन में उतारने से प्रेसिडेंट जॉनसन को सहारा देकर ऊपर पहुंचाना ज्यादा आसान हो गया। इन नियमों को एक बार फिर से पढ़ें। ध्यान दें कि यहाँ बदला लेने की बात नहीं कही गई है। यहाँ ये भी नहीं कहा गया है कि गलतफहमी दूर करने के लिए आप सामने वाले की पहल का इंतजार करें। यहाँ पर इस तरह का विचार भी नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ और बाकी सब लोग मूर्ख हैं। चाहे वे बिजनेस में हो, कला, विज्ञान या राजनीति में हो, महान लोग बहुत मानवीय, खुशमिजाज होते हैं। उनमें ऐसी कला होती है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। परंतु दोस्ती खरीदने की कोशिश न करें क्योंकि दोस्ती बिकाऊ नहीं होती। अगर सच्ची भावना हो, अगर आप सामने वाले को सचमुच पसंद करते हो तो तोहफे देना अच्छी बात है। परंतु अगर ऐसा नहीं है, तो तोहफे को अक्सर रिश्वत समझ लिया जाता है। पिछले साल क्रिसमस के कुछ दिन पहले मैं एक मध्यम आकार की ट्रकिंग फर्म के प्रेसिडेंट के ऑफिस में बैठा था। जब मैं विदा लेने वाला था तो वहां पर एक डिलीवरी मैन तोहफा लेकर आया जो उसे स्थानीय टायर रिकैपिंग फर्म ने भिजवाया था। तोहफे को देखकर मेरे दोस्त का दिमाग खराब हो गया और उसने चिढ़कर डिलीवरी मैन से कहा कि वह तोहफे को वापस ले जाए और भेजने वाले को सौंप दे। जब डिलीवरी मैन चला गया तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मुझे गलत मत समझना, मुझे तोहफे लेना और देना दोनों ही पसंद है। फिर उसने मुझे उन तोहफों के बारे में बताया जो उसे उसके दोस्तों ने दिए थे। परंतु उसने आगे कहा, जब तोहफा रिश्वत की तरह दिया जाए, अपना काम निकलवाने के लिए दिया जाए, तो मैं इसे पसंद नहीं करता। मैंने इस फर्म के साथ बिजनेस करना 3 महीने पहले बंद कर दिया था क्योंकि उनका काम ठीक नहीं था और मैं उनके कर्मचारियों को भी पसंद नहीं करता था। परंतु उनका सेल्समैन बार बार हमारे यहाँ चला आता था। मुझे गुस्सा इस बात पर आता है, उसने कहा, कि पिछले सप्ताह यही सेल्समैन यहाँ पर आया और उसने ये कहने की हिम्मत की, हम चाहेंगे कि आप हमें काम दें। मैं शांता से जाकर कहूँगा कि वह आपको इस साल कोई अच्छा सा तोहफा जरूर भिजवा दे। अगर मैंने ये तोहफा वापस नहीं किया होता, तो अगली बार वह सेल्समैन आकर जो पहली बात कहता वह ये होती, आपको तोहफा तो पसंद आया, है ना? दोस्ती खरीदी नहीं जा सकती, और जब हम इसे खरीदने की कोशिश करते हैं तो हमें 2 तरह से नुकसान होता है। 1. हम पैसा गंवाते हैं। 2. हम दुर्भावना पैदा करते हैं।
दोस्ती करने में पहल करें, सफल लोग यही करते हैं। ये सोचना ज्यादा आसान और स्वाभाविक है, सामने वाले को पहल करनी चाहिए, उसे मेरे घर पहले आना चाहिए, पहले उसे बात शुरू करनी चाहिए। दूसरे लोगों को इस तरह से नजरअंदाज करना बहुत आसान होता है। हाँ, यह आसान है और स्वाभाविक है, परंतु लोगों के बारे में अच्छा सोचने का ये सही तरीका नहीं है। अगर आप इस बात का इंतजार करेंगे कि दूसरा व्यक्ति दोस्ती की नींव रखे, तो आपके पास कभी ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। वास्तव में यही सच्चे लीडर की पहचान है कि वह लोगों से पहचान बढ़ाने में पहल करता है। अगली बार आप जब भी किसी बड़े समूह में खड़े हों, तो इस बात को ध्यान से देखें, वहां पर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो अपना परिचय देने में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वह व्यक्ति सचमुच सफल होगा जो आपके पास आता है, आपसे हाथ मिलाता है और कहता है, हेलो, मैं जयकार। इस बात पर थोड़ा विचार करें और आप पाएंगे कि वह व्यक्ति इसलिए सफल होगा क्योंकि वह दोस्ती बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। जैसा मेरे एक दोस्त का कहना है, चाहे मैं उसके लिए महत्वपूर्ण न हूं, परंतु वह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इसी कारण मुझे उसे करीब से जानना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि लोग लिफ्ट का इंतजार करते समय पुतलों की तरह क्यों खड़े होते हैं? जब तक कि वे अपने किसी परिचित के साथ न हों, तब तक ज्यादातर लोग अपने आसपास खड़े लोगों से बात ही नहीं करते। एक दिन मैंने इस बारे में छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। मैंने अपने पास खड़े व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। मैंने 25 बार लगातार ऐसा किया और 25 बार ही मुझे इसके जवाब में सकारात्मक, दोस्ताना जवाब मिला। हालांकि अजनबियों के साथ बात करने को अच्छे मैनर्स में शामिल नहीं किया जाता, परंतु ज्यादातर लोग फिर भी इस बात को पसंद करते हैं। और यह रहा इसका लाभ। जब आप किसी अजनबी के बारे में कोई सकारात्मक बात कहते हैं, तो उसका मूड अच्छा हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है और आपको शांति और खुशी भी मिलती है। हर बार जब भी आप किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं, तो आप दरअसल अपने आप को लाभ पहुंचा रहे हैं। यह अपनी कार को जाड़े के दिनों में गर्म करने की तरह है। यहाँ जरा सी पहल से दोस्त बनाने के 6 तरीक दिए जा रहे हैं। 1. हर मौके पर दूसरों को अपना परिचय दें, पार्टी में, बैठकों में, हवाई जहाज में, ऑफिस में, हर जगह। 2. ये सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला आपका नाम ठीक से जान ले। 3. ये सुनिश्चित कर लें कि आप सामने वाले के नाम का उच्चारण ठीक से कर सकें। 4. सामने वाले का नाम लिख लें और यह सुनिश्चित कर लें कि आपने उसकी स्पेलिंग सही लिखी हो। अगर आप किसी के नाम की गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो हो सकता है कि वह दोस्त के बजाय आपका दुश्मन बन जाए। अगर संभव हो तो उसका पता और फोन नंबर भी लिख लें। 5. 6. आप जिन नए दोस्तों से मिलें, उनमें से आप जिससे परिचय बढ़ाना चाहते हो, उन्हें चिट्ठी लिखें या फोन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर सफल लोग नए दोस्त बनाने के बाद उन्हें चिट्ठी लिखते हैं या फिर फोन पर उनसे बात करते हैं। और सबसे आखिरी बात, अजनबियों से अच्छी बातें करें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। इन 6 नियमों पर अमल करना ही लोगों के बारे में अच्छा सोचने का सही तरीका है। एक बात तो तय है, आम आदमी इस तरह से नहीं सोचता। आम आदमी कभी परिचय देने में पहल नहीं करता। वह इस बात का इंतजार करता है कि सामने वाला पहल करे। पहल करें, सफल लोगों की तरह बने, लोगों से मिलने की कोशिश करें, दब्बू या संकोची न बने, जरा हटकर काम करने से न घबराएं। ये पता करें कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और उसे बताएं कि आप कौन हैं। कुछ समय पहले मुझे और मेरे सहयोगी को किसी बिजनेस में सेल्स जॉब के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग का काम सौंपा गया। हमने पाया कि एक आवेदक, जिसे हम टेड का नाम देंगे, बहुत योग्य था। वह बुद्धिमान, आकर्षक और महत्वाकांक्षी था, परंतु इसके बावजूद हमने यह पाया कि हम उसे नहीं चुन सकते, कम से कम फिलहाल तो नहीं। टेड में सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी, वह दूसरे लोगों से पूर्णता की उम्मीद करता था। टेड छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, जैसे व्याकरण की गलती से, सिगरेट का गुल खिलाने वाले लोगों से, या मैचिंग के कपड़े न पहनने वालों से इत्यादि। जब हमने टेड को उसकी इस आदत के बारे में बताया तो उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह ये काम करने को इच्छुक था, इसलिए उसने हमसे पूछा कि वह अपनी इस कमजोरी को किस तरह दूर कर सकता है। हमने उसे 3 सुझाव दिए। 1. ये जान लें कि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। कई लोग बाकी लोगों से ज्यादा पूर्ण होते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हर एक में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है।
इंसानों को इंसान बनाने वाली चीज यही है कि वे गलतियां करते हैं, हर तरह की गलतियां। 2. ये जान लें कि दूसरे व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है। किसी भी चीज के बारे में सर्वज्ञानी होने का दावा न करें। लोगों को सिर्फ इसलिए नापसंद न करें क्योंकि उनकी आदतें आपसे अलग हैं, या उनके कपड़े, उनका धर्म, उनकी पार्टियां, उनकी कार आपसे भिन्न हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति के काम की तारीफ करें, परंतु ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसके काम को नापसंद करें। 3. सुधारक बनने से बचें। अपनी फिलॉसफी में जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करें। ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं होता कि कोई उनकी गलतियां बताए। किसी के बारे में आपके विचार होना गलत नहीं है, परंतु कई बार उन विचारों को ना कहने में ज्यादा समझदारी होती है। टेड ने इन सुझावों पर काफी मेहनत से अमल किया। कई महीनों बाद वह पूरी तरह बदल गया। अब वह लोगों के प्रति ज्यादा उदार हो चला है। वह जान गया है कि लोग न तो पूरी तरह अच्छे होते हैं, न ही पूरी तरह बुरे होते हैं। वह कहता है, पहले मैं जिस बात से चिढ़ जाता था, अब उसी बात में मुझे मजा आने लगा है। अब जाकर मुझे ये समझ आया है कि अगर सभी लोग एक जैसे होते और सभी पूर्ण होते तो ये दुनिया कितनी नीरस हो जाती। इस आसान परंतु महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। पूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं होता। हम सभी आधे अधूरे होते हैं। अब अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित न करें तो हमें हर व्यक्ति में बुराई दिख सकती है, परंतु अगर हम अपने चिंतन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम हर व्यक्ति में अच्छाई भी खोज सकते हैं। इसे इस तरह से देखें, आपका दिमाग एक मानसिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। इस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में बराबर ताकत वाले 2 चैनल हैं जिनके माध्यम से यह आप तक संदेश पहुंचाता है। चैनल P पॉजिटिव यानी सकारात्मक चैनल और चैनल N नेगेटिव यानी नकारात्मक चैनल। आइए अब देखें कि आपका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किस तरह काम करता है। मान लें कि आपके बॉस, हम उनका नाम मिस्टर जैकब्स रख लेते हैं, ने आपको अपने केबिन में बुलवाया और आपके काम का मूल्यांकन किया। उन्होंने आपके कई कामों की तारीफ की और साथ ही आपको कुछ सुझाव भी दिए कि आप अपने काम को किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज की रात यह स्वाभाविक ही है कि आप उस बारे में सोचें। अगर आप चैनल N को चालू करते हैं तो वहां पर उद्घोषक कुछ इस तरह की बातें करेगा, सावधान, जैकब्स तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, तुम्हें उसकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए उसकी सलाह। याद करो जो ने जैकब्स के बारे में क्या बताया था, वह ठीक कहता था। जैकब्स तुम्हें भी उसी तरह जलील करना चाहता है जिस तरह उसने जो को जलील किया था। उसका विरोध करो। अगली बार जब वह तुम्हें बुलाए तो तुम उसकी बात चुपचाप मत सुनो बल्कि उससे बहस करो, या इससे भी बेहतर तो ये होगा कि तुम इंतजार मत करो, कल खुद ही जाकर उससे मिलो और पूछो कि तुम्हारी आलोचना उसने क्यों की। परंतु अगर आप चैनल P को सुनते हैं तो वहां उद्घोषक कुछ इस तरह की बात करता है, मिस्टर जैकब्स भले आदमी हैं, उन्होंने मुझे जो सुझाव दिए हैं वे सचमुच बहुत अच्छे हैं। अगर मैं उन सुझावों पर अमल करूं तो शायद मेरा काम सुधर जाए और बाद में मेरा प्रमोशन भी हो जाए। मिस्टर जैकब्स ने तो मेरी गलतियां बताकर मुझ पर एहसान किया है। कल ही मैं जाऊंगा और उनकी रचनात्मक मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दूंगा। बिल ठीक कहता है, जैकब्स के साथ काम करना बहुत अच्छा है। इस मामले में अगर आप चैनल N की बात सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके संबंध आपके बॉस से खराब हो जाएं और आप कोई गलत या खतरनाक हरकत कर बैठें। परंतु अगर आप चैनल P की बात मानेंगे तो आपके बॉस के सुझावों से आपको लाभ मिलना तय है और इसके अलावा आप उनके करीब भी पहुंच जाएंगे। वे आपसे मिलना पसंद करेंगे। जाएं, कोशिश करके देखें। ये ध्यान रखें कि आप जितनी ज्यादा देर तक चैनल P या चैनल N की बातें सुनते हैं, आप उस तरह की बातों में सचमुच दिलचस्पी लेने लगते हैं और चैनल बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाता है। ये सच है क्योंकि एक विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, अपने जैसे कई विचारों का चेन रिएक्शन पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर, आप किसी व्यक्ति के उच्चारण के बारे में नकारात्मक सोचने से शुरू कर सकते हैं और जल्दी ही आप ये सोचने लगेंगे कि उसके राजनीतिक या धार्मिक विश्वास कितने गलत हैं, वह कितने गलत ढंग से कार चलाता है, उसकी आदतें कितनी बुरी हैं और उसके अपनी पत्नी के साथ संबंध भी खराब हैं, यहाँ तक कि वह अपने बाल भी ठीक से नहीं काटता। और अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आप ही दोनों चैनलों के मालिक हैं, इसलिए अपने विचारों के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर काबू रखना भी आपकी जिम्मेदारी है।
जब आप लोगों के बारे में सोचें तो चैनल पी को सुनने की आदत डाल लें। अगर चैनल एन बीच में आ जाए तो उसे बंद कर दें। फिर चैनल बदल लें। चैनल बदलने के लिए आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी बात सोचना भर है। सच्ची चेन रिएक्शन शैली में एक विचार के बाद उसी तरह का दूसरा विचार आ जाएगा और इसी तरह एक के बाद एक विचार आते चले जाएंगे और आप खुश होंगे। जब आप अकेले होते हैं तो आप और सिर्फ आप ही यह फैसला कर सकते हैं कि आप चैनल पी सुनेंगे या चैनल एन। परंतु जब आप किसी और के साथ बात करते हैं तो आपके सोचने के तरीके पर उस व्यक्ति का भी कुछ नियंत्रण होता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि ज्यादातर लोग नहीं जानते कि लोगों के बारे में सोचने का सही नजरिया क्या होता है। इसलिए आप यह पाएंगे कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा और किसी परिचित के बारे में कोई बुरी बात बताने के लिए व्याकुल होगा। आपका सहकर्मी दूसरे कर्मचारी की आपत्तिजनक बातें बता सकता है। आपका पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की घरेलू समस्याएं बता सकता है, या ग्राहक अपने उस प्रतियोगी की बुराई बता सकता है जिससे आप मिलने जा रहे हों। विचार अपनी ही तरह के विचारों को जन्म देते हैं। असली खतरा यह है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नकारात्मक विचार सुनते हैं तो आपके मन में भी उसी तरह के विचार आएंगे और आप भी नकारात्मक बातें कर सकते हैं। वास्तव में अगर आप सावधान न हो तो हो सकता है कि आप आग में घी डाल दें और यह कहें, हाँ और यही नहीं। क्या तुम्हें पता है, इस तरह की बातें पलटकर वापस आती हैं, बूमरैंग की तरह। दो तरीके हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को हमारे पी चैनल को एन चैनल में बदलने से रोक सकते हैं। एक तो ये कि आप तत्काल विषय बदल दें और इस तरह की बात कहें, क्षमा करें जॉन, परंतु मैं तुमसे ये पूछना चाहता था। दूसरा तरीका यह है कि आप वहां से इस तरह की बात कहकर चल दें, अभी मैं जल्दी में हूँ, या मुझे एक जगह पहुंचना है और मुझे पहले ही देर हो चुकी है, अब मुझे चलना चाहिए। अपने आप से एक वादा करें। दूसरों को इस बात की अनुमति न दें कि वे आपके चिंतन पर नकारात्मक प्रभाव डालें। चैनल पी को हमेशा लगाए रखें। एक बार आप लोगों के बारे में अच्छा सोचने की आदत डाल लेंगे तो फिर आपकी सफलता निश्चित है। मैं आपको उस सफल बीमा सेल्समैन की बात बताता हूं जिसने मुझे अपनी कहानी बताई थी कि किस तरह लोगों के बारे में अच्छा सोचने से उसे फायदा हुआ था। जब मैं पहली बार बीमा बिजनेस में आया, उसने कहा, तो मुझे बहुत मुश्किल आई। पहले तो ये लगा जैसे मेरे जितने संभावित ग्राहक थे उतने ही मेरे प्रतियोगी थे, और जल्दी ही मैंने ये जान लिया जो सभी बीमा एजेंट जानते हैं कि 10 में से 9 संभावित ग्राहकों का ये दृढ़ विश्वास होता है कि उन्हें बीमे की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम ठीक चल रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बीमे के तकनीकी पहलू का विशेषज्ञ हूँ। वह भी महत्वपूर्ण है, परंतु आप मुझे गलत मत समझना, मुझसे बहुत ज्यादा समझदार लोग मेरे जितने सफल नहीं हैं। वास्तव में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने बीमे पर एक पुस्तक लिखी है, परंतु वह उस व्यक्ति का बीमा भी नहीं कर पाया जो जानता था कि उसे सिर्फ 5 दिन जिंदा रहना है। मेरी सफलता का आधार सिर्फ यह है, उसने कहा, मैं जिसे अपनी बीमा पॉलिसी बेचता हूं, मैं उसे सचमुच पसंद करता हूं। हाँ, मैं उसे सचमुच पसंद करता हूं। मेरे कई साथी सेल्समैन ये नाटक करते हैं कि वे सामने वाले को पसंद करते हैं, परंतु इससे कोई फायदा नहीं होता। लोग समझ जाते हैं कि आप उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। आपके हाव भाव, आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों से साफ दिख जाता है कि आप नाटक कर रहे हैं। जब मैं किसी संभावित ग्राहक के बारे में जानकारी इकट्ठी करता हूं, तो मैं वही करता हूं जो हर एजेंट करता है। मैं उसकी उम्र, उसके काम धंधे, उसकी आमदनी, उसके बीवी बच्चों इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करता हूं। परंतु इसके साथ ही मैं एक और चीज की खोज करता हूं जिसके बारे में ज्यादा सेल्समैन परवाह नहीं करते। मैं ऐसा कारण ढूंढता हूं जिसके कारण मैं अपने संभावित ग्राहक को पसंद करने लगूं। हो सकता है कि मुझे ये कारण उसकी नौकरी में मिल जाए या उसके पिछले रिकॉर्ड में मिल जाए, परंतु मैं हमेशा उसे पसंद करने का कारण ढूंढने में कामयाब हो जाता हूँ। फिर जब भी मेरा ध्यान अपने संभावित ग्राहक पर केंद्रित होता है तो मैं उसे पसंद करने के कारणों को याद कर लेता हूँ। उससे बीमे के बारे में एक शब्द कहने से पहले ही मैं उस संभावित ग्राहक की पसंदीदा छवि बनाने की कोशिश करता हूँ। ये छोटी सी तकनीक बड़े काम की है। चूंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए वह भी मुझे देर सबेर पसंद करने लगता है। जल्दी ही मैं मेज पर उसके सामने बैठने के बजाय उसकी बगल में बैठा होता हूँ और हम उसकी बीमा योजना बना रहे होते हैं। वह मुझ पर विश्वास करता है क्योंकि अब मैं उसका दोस्त बन चुका हूँ।
हालांकि हमेशा मुझे पहली नज़र में ही पसंद नहीं किया जाता, परंतु मैंने पाया है कि जब तक मैं सामने वाले को पसंद करता हूँ, तब तक इस बात की संभावना रहती है कि वह भी मुझे पसंद करने लगेगा और हमारा बिजनेस पक्का हो जाएगा। मेरे दोस्त ने आगे कहा, अभी पिछले ही हफ्ते मैं एक सख्त ग्राहक से तीसरी बार मिला। वह मुझे दरवाजे पर ही मिल गया और मेरे कुछ कहने से पहले ही वह मुझ पर काफी गर्म हुआ। वह अपनी बात लगातार कहता रहा और उसने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। आखिरकार उसने अपनी बात ये कहते हुए खत्म की, अब मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जब उसने इतना कह दिया तो मैंने उसकी आंखों में 5 सेकंड तक देखा और फिर सच्चे दिल से धीमे से कहा, परंतु मिस्टर एस, मैं तो आज आपके दोस्त की हैसियत से मिलने आया हूँ। और कल ही उसने मुझसे $10,000 की पॉलिसी खरीद ली। सॉल पोक को शिकागो का अप्लायंस किंग कहा जाता है। 21 साल पहले कुछ नहीं से शुरू करने वाले सॉल पोक शिकागो में आजकल एक साल में $60 मिलियन से ज्यादा का सामान बेचते हैं। सॉल पोक अपने बिजनेस की सफलता का श्रेय खरीदारों के प्रति उनके व्यवहार को देते हैं। वे कहते हैं, ग्राहकों के साथ उसी तरह से बर्ताव करना चाहिए जैसे वे हमारे घर आए मेहमान हों। क्या ये लोगों के बारे में सोचने का सही नजरिया नहीं है? और क्या हम सफलता के इस फॉर्मूले को अपने जीवन में नहीं उतार सकते? ग्राहकों के साथ उसी तरह का बर्ताव करें जैसे वे आपके घर आए मेहमान हों। ये तकनीक बिजनेस के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी काम आती है। ग्राहकों की जगह कर्मचारी रख लें और आपको ये सूत्र मिलेगा, कर्मचारियों के साथ उसी तरह से बर्ताव करें जैसे वे आपके घर आए मेहमान हों। अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें और आपको बदले में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छा टीम वर्क। अपने चारों तरफ के लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचें और बदले में आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस पुस्तक के शुरुआती संस्करण का रिव्यू करने वाले मेरे एक दोस्त ने ये सूत्र पढ़ने के बाद मुझसे कहा, ये लोगों को पसंद करने और उनका सम्मान करने का सकारात्मक परिणाम है। मैं आपको अपने एक दोस्त की सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं, जिससे ये साबित होता है कि अगर आप लोगों को नापसंद करते हैं तो आपको उसके परिणाम किस तरह भुगतने पड़ते हैं। उसके अनुभव में दम था। जरा देखें, मेरी फर्म को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हमें सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग करने वाली एक छोटी कंपनी को परामर्श सेवाएं देनी थी। कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा था, लगभग $9,500 का। हमारा ग्राहक बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था और पिछले कुछ सालों में उसने बड़ी भारी गलतियां की थीं। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 3 दिन बाद मैं अपने सहयोगी के साथ उस कंपनी के प्लांट में गया जो हमारे ऑफिस से 45 मिनट दूर था। आज तक मैं नहीं जानता कि बातें किस तरह शुरू हुई, परंतु किसी न किसी कारण हम लोग अपने ग्राहक के नकारात्मक गुणों पर बात करने लगे। हम उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे, जिस वजह से उसने अपनी राह में दिक्कतें खड़ी कर लीं। उसने अपनी समस्याओं के बारे में हमसे सलाह लेने के बजाय अपनी बुद्धि पर भरोसा किया था और उसी का नतीजा था कि आज उसके बिजनेस का भट्टा बैठ चुका है। मुझे अपनी कही हुई एक बात खास तौर पर याद है, केवल एक चीज ही मिस्टर एफ को गिरने से रोक रही है और वह है उनका मोटापा। मेरे सहयोगी ने भी इस चर्चा में अपना योगदान दिया। और उसके लड़के को देखो, उसकी उम्र लगभग 35 साल होगी, परंतु अपने काम के बारे में उसकी एकमात्र योग्यता यह है कि उसे अंग्रेजी बोलना आता है। रास्ते भर हम सिर्फ अपने ग्राहक की बुराई करते रहे और यह सोचते रहे कि वह कितना मूर्ख था। तो उस दोपहर हमारी चर्चा बहुत ठंडी साबित हुई। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद हमारा ग्राहक ये समझ गया था कि उसके बारे में हमारी सोच नकारात्मक थी। उसने सोचा होगा, ये लोग सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूं या नासमझ हूं और वे मुझसे चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। 2 दिन बाद मुझे इस ग्राहक की 2 लाइनों की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी परामर्श सेवाओं का लाभ नहीं उठाना चाहता। अगर आज की तारीख तक आपकी सेवाओं का कोई भुगतान मुझे करना हो तो कृपया अपना बिल भिजवा दें। 40 मिनट के नकारात्मक विचारों की कीमत हमें इस तरह चुकानी पड़ी कि हमारे हाथ से $9,500 का कॉन्ट्रैक्ट चला गया। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि हमारे भूतपूर्व ग्राहक ने 1 महीने बाद शहर के बाहर की एक फर्म की परामर्श सेवाएं ले लीं। अगर हमने उसके अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित किया होता तो हमने अपने ग्राहक को नहीं खोया होता। और उसमें अच्छे गुण थे, ज्यादातर लोगों में होते हैं। आप एक काम करें जिसमें आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ आप सफलता का यह मूलभूत सिद्धांत भी सीख सकेंगे। अगले 2 दिनों तक आप जितनी चर्चाएं सुन सकते हो सुने।
दो बातों पर ध्यान दें, चर्चा के दौरान कौन ज्यादा बोल रहा है और कौन ज्यादा सफल है। मैंने ये प्रयोग सैकड़ों बार किया है और इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा बोलता है और वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सफल होता है, वे दोनों व्यक्ति शायद ही कभी एक होते हैं। शायद इसका अपवाद भी नहीं होता। व्यक्ति जितना सफल होता है, वह चर्चा में उतना ही ज्यादा उदार होता है, यानी कि वह सामने वाले को अपने बारे में बातें करने देता है, अपने विचार, अपनी उपलब्धियां, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपनी समस्याओं के बारे में बातें करने देता है। चर्चा की उदारता दो तरह से आपको ज्यादा सफल बनाती है। 1. चर्चा की उदारता से आपके दोस्त बनते हैं। 2. चर्चा उदारता से आपको लोगों के बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलता है। याद रखें, आम आदमी दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा खुद के बारे में बातें करना पसंद करता है। जब आप उसे इस बात का मौका देते हैं, तो वह आपको पसंद करने लगता है। चर्चा में उदारता दिखाना दोस्त बनाने का सबसे आसान और अचूक तरीका है। और चर्चा में उदारता का दूसरा लाभ भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आप लोगों के बारे में ज्यादा जान जाते हैं। जैसा हमने पहले अध्याय में कहा है, हम अपनी सफलता की प्रयोगशाला में लोगों का अध्ययन करते हैं। हम उनके बारे में, उनकी विचार प्रक्रिया, उनके अच्छे और बुरे गुणों के बारे में, वे कोई काम क्यों और कैसे करते हैं, इस बारे में जितना ज्यादा जान लेते हैं, हमें उतना ही लाभ होता है, क्योंकि इस जानकारी से हम उन्हें प्रभावित करने के तरीके आसानी से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बाकी विज्ञापन एजेंसियों की ही तरह न्यूयॉर्क की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी जनता को ये बताया करती थी कि जनता को इसके विज्ञापन में बताई चीजें क्यों खरीदनी चाहिए। परंतु यह एजेंसी एक काम और करती थी। यह अपने विज्ञापन लिखने वालों को हर साल एक सप्ताह के लिए दुकान में सेल्समैन के काम पर रखती थी, ताकि वे वहां पर उनके द्वारा विज्ञापित चीजों के बारे में लोगों के विचार सुन सकें। सुनने से ही उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलती थी कि वे बेहतर, ज्यादा असरदार विज्ञापन लिख सकें। कई प्रगतिशील कंपनियां अपने उन कर्मचारियों का आखिरी इंटरव्यू लेती हैं जो काम छोड़कर जा रहे हैं। इसका कारण यह नहीं होता है कि वे कर्मचारी को वहां पर रोकने का प्रयास करती हैं, बल्कि यह जानना होता है कि वे काम छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारियों के साथ संबंध सुधारने में यह इंटरव्यू बहुत काम आता है। सुनने से फायदा होता है। सुनना सेल्समैन के लिए भी फायदेमंद होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा सेल्समैन वह होता है जो अच्छा वक्ता हो या तेज बोलने वाला हो, परंतु सेल्स मैनेजरों पर अच्छे वक्ता का उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि एक अच्छे श्रोता का पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सवाल पूछ सकता है और उसके अपेक्षित जवाब हासिल कर सकता है। चर्चा में बोलने की बागडोर न थामे रहें। सुने, दोस्त बनाएं और सीखें। सामने वाले व्यक्ति के साथ चर्चा में शिष्टाचार सबसे अच्छा ट्रैंक्विलाइजर होता है। आप दूसरे लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीजें करते हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपका लोगों के बारे में सोचने का नजरिया सही हो, तो आपकी बहुत सी कुंठाएं और आपका तनाव निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। जब आप शांति से विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके तनाव का कारण दूसरे लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाएं ही हैं। इसलिए दूसरे लोगों के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और यह खोजें कि यह संसार कितना अद्भुत है। लोगों के बारे में सही नजरिए का असली इम्तिहान तब आता है जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। आपको कैसा लगता है जब आपकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन मिल जाता है, या जब आप अपने क्लब के चुनाव में हार जाते हैं, या जब आपके काम की आलोचना होती है? याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। अपनी असफलता के बाद लोगों के बारे में सही तरीके से सोचने की पैरवी बेंजामिन फेयरलेस ने की है। बहुत गरीब माहौल में बड़े होने के बाद मिस्टर फेयरलेस यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। लाइफ मैगजीन 15 अक्टूबर 1956 में उनका यह उद्धरण छपा था। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप घटनाओं को किस तरह लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं अपने किसी टीचर से कभी नहीं चिढ़ा। हालांकि हर विद्यार्थी की तरह मुझे भी डांट पड़ती थी, पर मैं सोचता था कि मुझे मेरी गलती के कारण ही डांट पड़ रही है और अनुशासित बनना मेरे लिए अच्छी बात थी। मैंने अपने हर बॉस को भी पसंद किया है। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि खुश रखूं और वे जितना चाहते हैं, मैं उससे ज्यादा काम करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी निराशा हुई। कई बार मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया गया।
परंतु मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ऑफिस की राजनीति का शिकार था, या मेरे प्रति किसी का पूर्वाग्रह था, या मेरे बॉस का फैसला गलत था। दुखी होने, झल्लाने और नौकरी छोड़ देने के बजाय मैंने तार्किक दृष्टि से विचार किया। निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति प्रमोशन के लिए मुझसे ज्यादा योग्य था। जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा, तब तक मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं उस योग्य बन जाऊं। साथ ही मैं कभी अपने आप पर भी नाराज नहीं हुआ कि मैं क्यों असफल हुआ था। मैंने कभी हीन भावना से पीड़ित होने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। जब भी कोई बात बिगड़ जाए तो बेंजामिन फेयरलेस को याद करें। सिर्फ 2 काम करें। 1. खुद से पूछें, जब प्रमोशन का अगला मौका आएगा, तब तक मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मैं उस योग्य बन जाऊं। 2. निराश या हताश होने में समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। अपने आप को न कोसें। अगली बार जीतने की योजना बनाएं। संक्षेप में, आप इन सिद्धांतों को अमल में लाएं। 1. अपने आप को हल्का रखें ताकि लोग आपको से ऊपर उठा सकें। लोगों के प्रिय बने, लोकप्रिय बने। इससे उनका समर्थन भी हासिल होता है और आपके सफल होने में सहयोग भी मिलता है। 2. दोस्ती बनाने में पहल करें। हर मौके पर सामने वाले को अपना परिचय दें। ये सुनिश्चित कर लें कि आप सामने वाले का सही नाम जान लें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि वह आपका नाम ठीक से जान ले। आप अपने जिन नए दोस्तों को बेहतर जानना चाहते हो, उन्हें चिट्ठी लिखें या फोन करें। 3. हर इंसान अलग होता है और हर इंसान की सीमाएं होती हैं, इस बात को स्वीकार करें। किसी भी व्यक्ति से पूर्णता की उम्मीद न करें। याद रखें, हर व्यक्ति को अलग होने का अधिकार है। और हाँ, सुधारक बनने की कोशिश न करें। 4. चैनल P यानी कि अच्छे विचारों के स्टेशन को बराबर सुनते रहें। किसी व्यक्ति की अच्छाइयों और तारीफ के काबिल गुणों को खोजते रहें, उसकी बुराइयों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद न करें। इसके अलावा दूसरे लोगों को अपनी सकारात्मक सोच को नकारात्मक सोच में बदलने का मौका न दें। लोगों के बारे में सकारात्मक चिंतन करें और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। 5. चर्चा में उदार बने। सफल लोगों की तरह बने। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे व्यक्ति को अपने विचार, अपनी उपलब्धियों के बारे में बातें करने का पूरा मौका दें। 6. हर समय शिष्टाचार निभाएं। इससे लोगों को अच्छा लगता है। इससे आपको भी अच्छा लगेगा। 7. जब भी आप असफल हों, तो अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष न दें। याद रखें, हारने के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इसी बात से तय होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है, तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको FM ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको FM का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।